हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसी को ही आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन आंसर हमने स्टार्ट कर लिए थे अपने प्रीवियस लेक्चर में, बाकी क्वेश्चन आंसर्स को हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो एक बार आप चैप्टर भी रिवाइज कर लीजिए, साथ साथ फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। देख लीजिए। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन आंसर हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे ये वाले। अब आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। यानी कि एक एक्स सब्सटेंस है, उसका सॉल्यूशन एक एक्स सब्सटेंस है, उसका सॉल्यूशन यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग के लिए। वैसे चैप्टर जब हमने पढ़ा है तो हमें पता है व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किसका किया जाता है, ठीक है। चलो, पर फिलहाल देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, नेम द सब्सटेंस ऑफ एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। हमें सब्सटेंस का नाम लिखना है और इसका फॉर्मूला लिखना है। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स विद वाटर। और इस सब्सटेंस की वाटर के साथ हमें रिएक्शन भी लिखनी है। तो पहले वाले का आंसर है द सब्सटेंस एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो जो ये सब्सटेंस एक्स है वो है कैल्शियम ऑक्साइड और इसका फॉर्मूला है CaO। तो इसे क्विकलाइम भी कहा जाता है। क्विकलाइम की जब हम रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ CaO, तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। ये हमारा क्विकलाइम है। इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं वाटर के साथ तब क्या होता है बच्चों, ये विगोरसली रिएक्ट करता है, ठीक है। तो जब ये विगोरसली रिएक्ट करता है और बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। क्या बनाता है ये? स्लेक्ड लाइम। तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर हम इस स्लेक्ड लाइम की रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो हमें मिलता है लाइमस्टोन, ठीक है। चलो, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी है, जहां पर हमने क्या क्या पढ़ा था कि देखो, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो स्लेक्ड लाइम मिलेगा। स्लेक्ड लाइम की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे तो हमें मिलेगा लाइमस्टोन, या जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए, तो यहाँ पर यही है। तो ये रहा हमारा पूरा क्वेश्चन। आपको ये अच्छे से नोट कर लेना है पूरा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज स्लेक्ड लाइम, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा गया कि एक्स सब्सटेंस व्हाइट वॉशिंग के लिए, तो ये व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कुछ समय बाद ये कुछ इस तरीके से क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चेंज क्यों हो जाता है जब आयरन नेल को इसमें डिप किया जाता है। अगर हम पूरी रिएक्शन लिखे तो रिएक्शन क्या है, देखो, ये है हमारा आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। इसका कलर चेंज हो जाता है और हमें मिलता है फेरस, यानी कि आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। और पहले इसका कलर कैसा होता है, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, लेकिन जब हम इसमें आयरन डालते हैं तो उसका कलर क्या होने लगता है, फेड हो जाता है इसका कलर। तो ये किस वजह से होता है, देखो, एक तो यहाँ पर हो रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन के ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये कॉपर को क्या कर देता है, इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। क्लियर है इतना? तो वही यहाँ पर लिखा गया है, व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यानी कि जो आयरन है ये क्या करता है, कॉपर को इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। बाकी ये हमें पता है डिस्प्लेस क्यों करता है, क्योंकि ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब हमने पढ़ी थी तो वहां पर पढ़ा क्या था, मेन हमने देखा क्या था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। तो सेम यही यहाँ पर हो रहा है। तो रिएक्शन ये रही। और अगर हम कलर की बात करते हैं तो कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, लेकिन जब हम इसमें आयरन डालते हैं तो
द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स एंड अ ग्रीन कलर अपीयर्स। तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर फेड होकर के ग्रीन कलर अपीयर हो जाता है, जो शो करता है ये है आयरन सल्फेट। क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिव केमिस्ट्री। यानी कि चलो, तो हमें एक सिंपली इसको छोड़ दो, सिंपली हमें कहना है कि हमें डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल देना है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा कैल्शियम क्लोराइड के साथ, तो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड विच इज सॉल्ट। ठीक है, तो रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो सोडियम कार्बोनेट है और कैल्शियम क्लोराइड है वो अपने आयंस को म्यूचुअली एक्सचेंज कर रहे हैं ताकि ये एक नया कंपाउंड बना सके। ठीक है, म्यूचुअली क्या कर रहे हैं, आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। हेंस इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसीलिए इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर है इतना? चलो, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी थे और इजी क्वेश्चंस भी थे, नोट कर लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो कुछ रिएक्शन दी गई है, यहाँ पर हमें बताना है कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो अगर हम पहली रिएक्शन देखें तो पहली रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो Na+4Na है प्लस O2 गिव्स 2Na2O। ठीक है, यह है पहली रिएक्शन। यहाँ पर हो क्या रहा है कि सोडियम, देखो सोडियम क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन गेन कर रहा है। ठीक है, और O2 की बात करें तो यहाँ पर O2 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है और Na क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। वहीं हम बात करें कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स कॉपर प्लस H2O, ये रिएक्शन है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। और H2 से देखें H2O क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है ना। देखो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन हो गई रिएक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो इजी है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो बताना है कौन सी रिएक्शन, सॉरी कौन सा जो स्टेटमेंट है इस रिएक्शन के लिए गलत है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कि लेड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखो तो क्या दिख रहा है, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स लेड प्लस CO2। तो देखो लेड ऑक्साइड से लेड बन रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ठीक। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, और कार्बन जो है डाइऑक्साइड जो है वो, चलो पहले यहाँ पर देखो रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो लेड ऑक्साइड है, यह लेड ऑक्साइड क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है ना, लेड ऑक्साइड हो रही है रिड्यूस, लेड रिड्यूस नहीं हो रहा। तो लेड ऑक्साइड रिड्यूस होके बन रहा है लेड, तो यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। कार्बन बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी कि लेड की बात करें, इस लेड की बात करें कि ये रिड्यूस हो रहा है, ये थोड़ी ना रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस तो लेड ऑक्साइड हो रहा है, ये तो पहले से ही रिड्यूस है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। अब देखो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये भी एक गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पर कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, बिल्कुल ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है।
ठीक, यहाँ पर लेड इज गेटिंग रिड्यूस, तो लेड रिड्यूस हो रहा है। वेरी गुड, सॉरी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि लेड रिड्यूस हो रहा है और कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, ना ही लेड ऑक्सीडाइज, सॉरी, ना ही लेड ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, चलो ये दो स्टेटमेंट सही है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट हो गया गलत। तो आंसर है फर्स्ट और सेकंड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड while lead oxide is getting reduced into lead। क्लियर है? चलो तो दो क्वेश्चन आप ध्यान से देखो। अच्छा, यहाँ पर आप गलती कर लोगे कि कार्बन लेड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, लेड नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड हो रहा है। ठीक है, और अगला कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो वहां पर है, यहाँ पर तो सिर्फ कार्बन है, सिर्फ कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, स्टेटमेंट को सही से पढ़ना है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है, Fe2O3 प्लस Al गिव Al2O3 प्लस 2Fe। हमें बताना है ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल है। क्या ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है? बिल्कुल नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट भी ये है नहीं। तो या तो ये डिकम्पोजिशन होगी या तो डिस्प्लेसमेंट होगी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो ये है नहीं, डिकम्पोज नहीं हो रही ना, ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, यानी कि जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड एसिड आयरन फिलिंग्स में डाली जाएगी, टिक द करेक्ट आंसर, तो क्या होगा? ठीक है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। तो देखो, जब आयरन में डाली जाएगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो क्या बनेगा? आयरन क्लोराइड प्लस H2 गैस प्रोड्यूस होगी, है ना, ये रिएक्शन बनेगी। तो पहला वाला तो सही है, दूसरा है कि क्लोरीन गैस, नहीं, क्लोरीन गैस नहीं बनेगी। ठीक है, और आयरन हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल ये तो गलत है, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये भी गलत स्टेटमेंट है। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, तो ये भी गलत है, वाटर प्रोड्यूस नहीं है। ठीक है, चलो तो ये हो गया रिएक्शन, यानी कि यही हमारा आंसर है कि ये रही रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होंगे। तो ये जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, ये सारे हमने चैप्टर में एग्जांपल्स में देखे थे, जब हम एग्जांपल्स पढ़ रहे थे। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि एग्जांपल्स में जो रिएक्शंस हैं वो आपको ध्यान से देखनी है, क्योंकि यहीं से जो है क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और एक केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस होनी चाहिए, है ना। चलो इसको देखते हैं। A chemical reaction which has an equal number of atoms of each element on both sides of the chemical equation is called a balanced chemical equation। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जहां पर इक्वल नंबर ऑफ एटम होते हैं बोथ साइड में, ठीक है, दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ एटम होते हैं हर एलिमेंट, उसे क्या कहा जाता है? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल की बात करते हैं, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ये एक रिएक्शन है। अगर हम यहाँ पर इनके एटम्स को देखें, एलिमेंट्स के, तो देखो Mg इधर भी है, Mg इधर भी है, ऑक्सीजन इधर भी है और ऑक्सीजन इधर भी है। तो हमने क्या कहा कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनके जो ये एटम्स हैं ये इक्वल होने चाहिए दोनों साइड। अगर हम इधर देखें तो एक Mg है, ठीक है, इधर देखें तो इधर भी एक Mg है, इधर देखें तो इधर दो ऑक्सीजन है, इधर देखें तो इधर एक ही ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन के साथ क्या कर देंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया, यहाँ पर आ गया 2। अब 2 का मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया कि जो Mg है वो भी 2 हो गए, यानी कि इधर भी क्या हो गए? 2 Mg हो गए। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? 2 का मल्टीप्लाई, ताकि इधर भी 2 Mg हो। अब दोनों बैलेंस हैं क्या? इधर भी और इधर भी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या दोनों जगह बैलेंस है। तो देखो इधर भी 2 मैग्नीशियम है, इधर भी 2 मैग्नीशियम है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है। तो दोनों जगह क्या है? दोनों तरफ जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? उनमें जो एटम्स है वो इक्वल है, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है दोनों तरफ एलिमेंट्स में।
क्लियर है? तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो यही केमिकल इक्वेशन होती है बैलेंस, जिसमें दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो एलिमेंट्स है उनमें जो एटम्स है वो कैसे हो, इक्वल हो, ठीक है। चलो, तो क्यों जरूरी है इसको देखते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि मास को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। Hence, it is in a chemical reaction, total mass of the reactant should be equal to the total mass of the product. अब अगर हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के, तो वो क्या कहता है कि मास ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है, वो अपनी फॉर्म में चेंज करता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट है, टोटल जितना रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे तो आएगा नहीं टोटल प्रोडक्ट के मास के बराबर जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो इसीलिए रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है, ताकि जब हम इसका मास कैलकुलेट करें और इसका मास कैलकुलेट करें, दोनों का मास क्या आए, बराबर आए, रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी, ठीक है। चलो, तो इट मीन्स दैट द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। हेंस इट इज दिस इज द रीजन दैट केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस। तो यही रीजन है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और दूसरा क्वेश्चन था कि क्यों जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन की क्या होती है ये तो हमने देख लिया कि जो इक्वल नंबर ऑफ एटम्स रिएक्शन के रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी होते हैं तो वो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। दूसरी चीज जरूरी क्यों है, जरूरी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड। तो यही वजह है कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। अब मास बराबर तभी होगा जब रिएक्शन बैलेंस होगी, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। चलो, क्या है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन होगी नाइट्रोजन के साथ, अमोनिया बनाएगी, ये रहा क्वेश्चन, ये रही है ना हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न होगी और बनाएगी वाटर और SO2। तो रिएक्शन साथ में हमने बैलेंस भी करी है और पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। जब हमने चैप्टर के बीच में बैलेंसिंग पढ़ रहे थे तो वहां पर इस तरीके से वर्ड इक्वेशन के ये दिया हुआ था और हमने इनको चेंज कर लिया था और फॉर्मूलाज में चेंज कर लिया था, केमिकल इक्वेशन लिख ली थी और बैलेंस भी कर लिया था। सेम यही वाला क्वेश्चन किया था हमने, तो आप वहां से देख सकते हो या वहां पर हम पहले कर चुके हैं तो इसको आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे, ठीक है, बैलेंसिंग से रिलेटेड। तो ये हम कर चुके हैं, आगे बढ़ेंगे सीधा। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया था। चलो, तो आगे बढ़ते हैं सीधा। व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं, फिर बात करेंगे कि रेस्पिरेशन को क्यों कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जहां पर जब कोई रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होती है ना, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी या हीट रिलीज होगी जिस रिएक्शन में, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। तो चलो, तो रेस्पिरेशन क्यों है, तो देखो एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, अ प्रोसेस। अब रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है where glucose combine with oxygen in cell to produce carbon dioxide, water and energy। जब ग्लूकोज कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और देता है एनर्जी। तो इस रिएक्शन में दी जा रही है, ये रही एनर्जी, है ना। इस रिएक्शन में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, दी जा रही है मतलब बाहर दे रहा है एनर्जी, रिलीज कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही कहेंगे। और अगर ऐसी रिएक्शन है जहां पर एनर्जी रिलीज नहीं हो रही लेकिन रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है, तो ऐसी रिएक्शन को कहा जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। चलो, अगला है, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन ऑफ दीज रिएक्शंस। तो देखो, जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उन्हें कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट क्यों कहा जाता है। तो आपने देखा भी होगा, जैसे हम कहें कि H2 plus O2 gives H2O, है ना।
2H2। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है। और हमारे पास है H2O, ये ब्रेक होगा H2 प्लस O2 में। बैलेंस करेंगे रिएक्शन को तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब दोनों सेम रिएक्शन लग रही हैं, लेकिन ये वाली कौन सी है, कॉम्बिनेशन है। ये वाली कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर A प्लस B बना रहा है एक कंबाइन एक प्रोडक्ट AB। ये वाली है डिकम्पोजिशन, क्योंकि यहाँ पर एक ये जो हमारा रिएक्टेंट है AB, ये ब्रेक हो रहा है ये ब्रेक हो रहा है सिंपलर प्रोडक्ट्स में, जो कि है A और B, इस तरीके से। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट ही तो है। ठीक है, तो आप देख करके भी बता सकते हो कि दोनों अपोजिट क्यों हैं। तो यहाँ पर देखो यही लिखा गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ब्रेक डाउन अ कंपाउंड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, एक कंपाउंड जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, जबकि सब्सटेंसेस यूजिंग एनर्जी यूज करके, जबकि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो कंबाइन हो रहे हैं सब्सटेंस को, कंबाइन कर रहा है सब्सटेंस को, रिलीजिंग एनर्जी रिलीज करके। बस दोनों रिएक्शन में डिफरेंस क्या, यहाँ पर ये एनर्जी यूज करके क्या कर रहा है, कंपाउंड को तोड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये कंपाउंड को जोड़ करके एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, चलो तो ये हो गई दोनों रिएक्शंस और इनके एग्जांपल्स, नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।